निमिषा प्रिया, ये नाम आपने अब तक सुन लिया होगा। केरल से यमन गई नर्स जिन पर यमन के एक नागरिक के कत्ल का आरोप है। 16 जुलाई को उन्हें फांसी होनी है। यमन के राष्ट्रपति और वहां की सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। भारत सरकार इस फांसी को रोकने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। आज यानी 14 जुलाई को यह मामला हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने कहा कि हम इस मामले पर ध्यान दे रहे हैं, हमसे जो बन पड़ रहा है हम कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में ज्यादा कुछ करना अब संभव नहीं है। जैसा हमने पहले बताया, यमन के राष्ट्रपति और वहां की अदालत ने इस फांसी पर मुहर लगा दी है। अब एकमात्र रास्ता ब्लड मनी का रह जाता है। भारत सरकार ने आज कहा कि ब्लड मनी एक प्राइवेट मैटर है, सरकार इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक निमिषा के परिवार और उनके शुभचिंतकों ने ब्लड मनी के लिए $1 मिलियन यानी करीब 8 करोड़ 60 लाख रुपए जमा कर लिए हैं। कुछ हिस्सा इसका यमन भेजा भी जा चुका है। तो क्या है ये ब्लड मनी जो निमिषा की फांसी को रोकने का एकमात्र रास्ता बताया जा रहा है? क्या वाकई इससे निमिषा की जान बच सकती है? निमिषा की पूरी कहानी क्या है? आज के शो में हम यही सब जानेंगे। नमस्ते, मैं हूं निखिल। आप देख रहे हैं खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत। निमिषा केरल के पलक्कड़ जिले के कोलनगोड की रहने वाली हैं। 1 जनवरी 1989 की पैदाइश है इनकी। निमिषा बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। स्कूल में दाखिला हुआ, वहां खूब पढ़ी। परिवार सपोर्ट नहीं कर पाया तो उनकी पढ़ाई का खर्चा फिर लोकल चर्च ने उठाया। निमिषा ने एक डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लिया, लेकिन बीच में ही पढ़ाई छोड़ी। फिर नर्स की नौकरी वो तलाशने लगी, पर कोर्स पूरा नहीं था तो नौकरी मिलने में यहाँ भी दिक्कत आ रही थी। तो कई दिक्कतें थीं। परिवार के पास पैसा नहीं, आप सपोर्ट से जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पूरी नहीं हो पाई और उस वजह से नौकरी मिल नहीं रही। फिर 2008 का साल आया और निमिषा ने यमन जाने का फैसला किया, इस उम्मीद के साथ कि वहाँ नौकरी कुछ आसानी से मिलेगी। और यमन ने फिर निमिषा की उम्मीद तोड़ी भी नहीं। उन्हें राजधानी सना के एक सरकारी अस्पताल में नौकरी मिली। निमिषा पैसे कमाने लगी, वो कुछ पैसे अपने घर भी भेजने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था और निमिषा वहाँ के माहौल में ढलने लगी। फिर आया साल 2011 और निमिषा शादी करने के लिए केरल वापस आई, जहाँ उन्होंने टॉमी थॉमस नाम के एक शख्स से शादी भी की। शादी के बाद दोनों पति पत्नी यमन वापस गए। निमिषा ने यहाँ एक लोकल क्लिनिक में काम शुरू किया। पति टॉमी को भी इलेक्ट्रीशियन के असिस्टेंट की नौकरी मिल ही गई, लेकिन टॉमी की कमाई कुछ ज़्यादा नहीं थी। दिसंबर 2012 में निमिषा और थॉमस की बेटी हुई। अब परिवार का खर्चा बढ़ा। इसी बीच किसी परेशानी की वजह से 2014 में थॉमस ने अपनी नौकरी छोड़ी और केरल वो वापस आ गए। बेटी की जिम्मेदारी निमिषा के कंधे पर अकेली आ गई और घर चलाने के लिए पैसा कम पड़ने लगा। इसलिए निमिषा ने अपना खुद का एक क्लिनिक खोलने की सोची और इसके लिए उन्हें अपनी जमी जमाई नौकरी को छोड़ना पड़ा। क्लिनिक खोलने के लिए निमिषा के सामने 2 बड़ी चुनौतियां थी। पहली चुनौती तो पैसे की थी, चूंकि निमिषा नौकरी छोड़ चुकी थी तो मंथली इनकम उनके पास में नहीं थी। ऊपर से क्लिनिक खोलने के लिए लाखों रुपए की ज़रूरत थी। कुछ पैसे निमिषा ने खुद जुटाए, कुछ घर से मांगे। पैसे की समस्या इस तरह से हल हुई, लेकिन दूसरी समस्या ज़्यादा गंभीर थी और इसी वजह से निमिषा इस मुसीबत में भी फंसी जिसमें वो आज हैं। दूसरी दिक्कत ये थी कि यमन में क्लिनिक खोलने के लिए उन्हें स्थानीय पार्टनर की ज़रूरत थी। इसलिए उन्होंने वहाँ के नागरिक मेहदी की मदद मांगी। वहाँ का लॉ ये कहता है कि आपको वहाँ किसी को साथ लेना ही पड़ेगा। इस शख्स का पूरा नाम था तलाल अब्दो मेहदी। मेहदी कपड़े का बिजनेस करते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेहदी के बच्चे की डिलीवरी के समय निमिषा ने बहुत साथ दिया था, इसलिए मेहदी ने निमिषा की मदद के लिए हामी भरी। घर से मिले पैसे और मेहदी की पार्टनरशिप से क्लिनिक का काम शुरू हुआ। वहाँ मरीजों के लिए दर्जन भर से ज़्यादा बेड्स का इंतजाम किया गया और कुछ ही समय में क्लिनिक बनकर तैयार हो गया। क्लिनिक का नाम रखा गया अल अमान मेडिकल क्लिनिक। निमिषा की मेहनत रंग लाने लगी। फिर क्लिनिक चल पड़ा। निमिषा की जिंदगी पटरी पर आने लगी और अब वो अपने पति को भी वापस बुलाना चाहती थी कि दोनों साथ रहें। इसके लिए थॉमस ने पेपर वर्क शुरू किया, लेकिन ऐसा कुछ हो पाता उससे पहले यमन में एक जंग का आगाज हो गया। राजदूत के नियमित दर्शक जानते हैं कि यमन का एक बड़ा हिस्सा हुती विद्रोहियों के कब्जे में है। राजधानी सना पर भी उनका सिक्का चलता है। कुछ हिस्सा यमन की सरकार के कंट्रोल में भी है और उसे ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मान्यता देता है। रशद अल अलीमी मौजूदा राष्ट्रपति हैं। इन्होंने ही निमिषा की फांसी पर मोहर लगाई थी। खबर यह भी है कि भारत की सरकार ने हुती विद्रोहियों से भी बात की थी, जिसका जिक्र हम कुछ आगे करेंगे। तो हम बता रहे थे कि निमिषा का क्लिनिक चल पड़ा।
पर सितंबर 2014 तक यमन में हूती विद्रोहियों ने सना पर कब्जा कर लिया, जो कैपिटल थी। इसके बाद यमन में सिविल वॉर शुरू हुआ। उस समय मंसूर हादी राष्ट्रपति थे। यमन की सेना को सऊदी अरब का समर्थन मिला था, वो उसे गोला बारूद दे रहा था। वहीं ईरान हूती विद्रोहियों को पैसे और हथियार से समर्थन दे रहा था, और इसी वजह से निमिषा के पति यमन आ ही नहीं पा रहे थे। उल्टा भारत सरकार ने एडवाइजरी भी जारी कर दी कि भारत के नागरिक यमन छोड़कर निकल जाएं। लेकिन निमिषा के लिए तो आसान नहीं था। उन्होंने अपने क्लिनिक में बहुत एनर्जी और पैसा इन्वेस्ट किया था, इसलिए उन्होंने वही रुकने का फैसला किया। कुछ समय बाद सना के हालात सामान्य हुए, क्लिनिक भी ठीक चलने लगा, लेकिन समय के साथ निमिषा के बिजनेस पार्टनर मेहदी का बर्ताव बदलने लगा। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक मेहदी ने निमिषा का पासपोर्ट जब्त कर लिया, रख लिया अपने पास बलपूर्वक। निमिषा ने जब इसकी शिकायत पुलिस से की तो पुलिस ने उन्हें ही 6 दिन तक जेल में बंद रखा। निमिषा की जिंदगी में ये उतार चढ़ाव चल ही रहा था कि जुलाई 2017 में मेहदी का शव टुकड़ों में एक वाटर टैंक में मिलता है। निमिषा पर इल्जाम लगा कि उन्होंने इंजेक्शन देकर मेहदी की हत्या की। कई मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि निमिषा ने मेहदी को बेहोशी की दवाई दी थी ताकि वो अपना पासपोर्ट और कागजात वापस लेकर हिंदुस्तान आ सकें, लेकिन दवाई की ओवरडोज की वजह से मेहदी की मौत हो गई। इस कथित हत्या के करीब 1 महीने बाद निमिषा को गिरफ्तार किया गया। वो यमन और सऊदी अरब के बॉर्डर से गिरफ्तार हुई और गिरफ्तारी के बाद उन्हें सना लाया गया। मेहदी के परिवार ने निमिषा के खिलाफ फिर मुकदमा दायर किया। साल 2020 में यमन की एक निचली अदालत में उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई और इसके बाद निमिषा ने माफ़ी के लिए उच्च न्यायालय में अर्जी लगाई वहाँ की। नवंबर 2023 में यमन के सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने उनकी माफ़ी की अपील को खारिज कर दिया। जब ये सब चल रहा था तो केरल में उनके परिवार में खलबली मची थी। निमिषा की माता ने अपनी संपत्ति बेच दी ताकि यमन जाकर बेटी की रिहाई के लिए कुछ कर सकें। फिर उनकी रिहाई के लिए कैंपेन शुरू हुआ जिसका नाम रखा गया सेव निमिषा प्रिया। इसमें न केवल हिंदुस्तान बल्कि भारत से बाहर रहने वाले नागरिकों ने भी डोनेट किया। डोनेशन ड्राइव चला ताकि केस लड़ने के लिए पैसा इकट्ठा हो, और इन सब के तर भारत सरकार से तो मदद मांगी ही जा रही थी। फिर आया दिसंबर 2024, अदालत ने निमिषा को मौत की सजा सुना दी। अब निमिषा की फाइल राष्ट्रपति के पास पहुंची। अगर उनकी मोहर लग जाती तो निमिषा का केस और मुश्किल हो जाता, कम से कम कानूनी तौर पर, और ऐसा ही हुआ भी। राष्ट्रपति रशद अल अलीमी ने निमिषा की फांसी को मंजूर कर लिया। 31 दिसंबर 2024 को भारत सरकार ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने तब कहा था, हमें निमिषा प्रिया को यमन में मिली सजा की जानकारी है। भारत सरकार इस मामले में हर संभव मदद भी कर रही है। अब सरकार का कहना क्या है वो भी आपको बता देते हैं। जैसा हमने शुरू में बताया, आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई। सरकार ने कह दिया कि हमसे जो बना हमने कर दिया, अब इस केस में ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। डिप्लोमेसी की बात चली है तो ये भी बता दें कि ईरान तक ने इस मामले में हमारी मदद की पेशकश की थी। उम्मीद तो यही है कि उसने भी मदद की होगी। आप जानती हैं कि ईरान के हूती विद्रोहियों से अच्छे संबंध हैं, लेकिन डेडलाइन अब इतनी नज़दीक आ चुकी है कि कौन मदद कर पाएगा कौन नहीं, ये कहना मुश्किल ही लगता है। कि जो तमाम चीज़ें हम बता रहे हैं उसके बीच एक थ्योरी ये भी है, ये दावा किया गया था यमन में कि निमिषा ने मेहदी से शादी कर ली थी और शादी के कागजात भी पेश करने का दावा कई मीडिया रिपोर्ट्स में आपको मिलता है। तो ये केस जितना नज़र आ रहा है उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कानूनी मामले में भी और जो ह्यूमन रिलेशंस हैं उस मामले में भी। तो सवाल उठता है कि निमिषा को क्या अब भी बचाया जा सकता है? अगर हाँ तो वो कौन है? इसका एक लाइन में जवाब है ब्लड मनी। यमन में शरिया कानून है, वहाँ पीड़ित परिवार के साथ समझौता कर सज़ा को माफ़ कराया जा सकता है। इसके लिए निमिषा के परिवार को ब्लड मनी या दियाह देना होगा। ब्लड मनी उस पैसे को कहा जाता है जो माफ़ी के बदले पीड़ित परिवार को दिया जाता है। हालांकि तब लागू होता है जब कोई हत्या जानबूझकर न की गई हो। आपने ध्यान दिया होगा, हमने कहा कि जब हत्या जानबूझकर न की गई हो। लेकिन जिस तरह की केस डिटेल्स है, मेहदी के शव के टुकड़े वाटर टैंक्स में मिले थे, इसके चलते ब्लड मनी वाली बात को लेकर के थोड़ा सा संशय है कि क्या फैमिली अग्री करेगी या नहीं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 2022 में हमदी का परिवार ब्लड मनी लेने को राजी हो गया। इसके लिए $1 मिलियन की रकम जमा भी कर ली गई। लेकिन पीटीआई ने रिपोर्ट किया कि मेहदी का परिवार अब ब्लड मनी के लिए राजी नहीं है। अगर मेहदी का परिवार ब्लड मनी लेने से इनकार ही कर देता है तो निमिषा की फांसी की आशंका और बढ़ जाएगी। निमिषा का केस वैसे पहला नहीं है जब किसी भारतीय को विदेशी ज़मीन में मौत की सज़ा सुनाई गई हो। 2020 से 2024 के बीच 47 भारतीयों को मौत की सज़ा मिल चुकी है जो देश के बाहर रह रहे थे। कुछ के नाम और केसेस हम आपको यहाँ बता रहे हैं। एक केस तो शहजादी का है, वो बांदा यानी कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। दिसंबर 2021 में अबू धाबी गई।
अगस्त 2022 में वहाँ एक घर में काम करने लगी। घर में एक छोटा 4 महीने का बच्चा था। शहजादी पर उस 4 महीने के बच्चे की हत्या का आरोप लगाया गया। 2023 में गिरफ्तारी हुई और इसी साल फरवरी में फांसी हो गई। शहजादी के घर वाले कहते हैं कि उस बच्चे की मौत गलत टीका लगने से हुई थी। दूसरा केस मोहम्मद रिनाश का है। पेशे से ट्रैवल एजेंट थे, भारत के केरल के ही रहने वाले थे। इन पर अपने ही कलीग की हत्या का इल्ज़ाम था। यूएई में इनका अपने कलीग से झगड़ा हुआ, रिनाश ने लड़ाई में उनकी हत्या कर दी, ऐसा इल्ज़ाम लगा और इसी आरोप में फरवरी 2025 में इनको फांसी हुई। इसी तरह के कई और केसेस भी हैं जो समय समय पर चर्चा में आते रहते हैं। ऐसी मिसालें भी हैं जहां पे गल्फ में रहने वाले जो बिजनेस इंटरेस्ट्स हैं, जो भारत से जुड़े हैं, उन्होंने ऐसे केसेस में इंटरवीन किया है, ब्लड मनी का इंतज़ाम किया है, समझौता कराने में मदद की है। ऐसा ही निमिषा प्रिया के केस में भी करने की कोशिश थी, लेकिन यहाँ ये सक्सेसफुल होता नहीं दिखा। फिर पिछले कुछ सालों में मौत की सज़ा का चलन भी बढ़ा है, जिस पर मानवाधिकार संस्थाएं चिंता व्यक्त कर रही हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक 2024 में 1518 लोगों को फांसी दी गई, जो 2023 की तुलना में 32% अधिक है। खबरगांव का परिवार ये उम्मीद करता है कि अगर कोई भी रास्ता है जिससे निमिषा प्रिया की जान बचाई जा सकती है, तो उस पर हमारी सरकार और जितने भी निमिषा के वेल विशर्स हैं जो उस कैंपेन में शामिल हैं, वो आगे बढ़ें और उन्हें कामयाबी हासिल हो। इस उम्मीद के साथ खबरगांव का ये राजदूत का एपिसोड कंक्लूड होता है। इसे साजिद ने लिखा और इरशाद ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।